हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में काफी समय से रहा होगा। आज हम बात करेंगे कि ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको कहा जाता है या अदर बैकवर्ड कास्ट भी जिसको कहा जाता है, उनमें क्रीमी लेयर किस तरीके से डिटरमिन की जाती है। और ये जो क्रीमी लेयर डिटरमिन की जाती है, इसका रिवीजन मतलब काफी समय से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसकी अभी की क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो यह समझें कि यह टॉपिक आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट क्यों है। हाल ही में कई एमपीज ने मॉनसून सेशन जो हुआ पार्लियामेंट का, उसमें यह मुद्दा उठाया कि ओबीसीज की जो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन है वो कई सालों से स्टैटिक है, उसको चेंज नहीं किया गया है। और बहुत सारे एमपीज की डिमांड रही कि गवर्नमेंट को अब बिना किसी डिले के क्रीमी लेयर की डेफिनेशन जो इतने सालों से चेंज नहीं की गई है उसको रिवाइज करके इसको लेटेस्ट स्टैंडर्ड के साथ बेसिकली या नए उसके क्या क्राइटेरिया होंगे उसके साथ अपडेट कर देनी चाहिए। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्रीमी लेयर आखिर है क्या। जो क्रीमी लेयर है ये बेसिकली थ्रेशोल्ड सेट करता है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो एडमिशंस हैं, इसमें ओबीसीज के लिए 27% कोटा रिजर्व किया गया है। लेकिन ये 27% कोटा या 27% रिजर्वेशन वही लोग बेसिकली इसका फायदा उठा सकते हैं जिनके पेरेंट्स या खुद वो नॉन क्रीमी लेयर में हूं, मतलब खुद क्रीमी लेयर में नहीं आते हूं। आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तभी आप ओबीसी के रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये जो रिकमेंडेशन नहीं है ओबीसी के बेनिफिट या ओबीसी के रिजर्वेशन की, ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको कई लोग मंडल कमीशन भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी अगस्त 13, 1990 को, उसके बेसिस पे डिटरमिन किया गया कि ओबीसीज को भी या अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी, या कई लोग उसको इंटरचेंजली भी यूज करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो 1991 अगस्त में दी गई, उसके बेसिस पे 27% रिजर्वेशन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिनको एसईबीसीज भी कहा जाता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए बेसिकली नोटिफाई किया गया। फिर चाहे वो वैकेंसीज हो सिविल पोस्ट या सर्विसेज, और जो भी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी उसमें 27% गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन नोटिफाई कर दिया। इसको बाद में नवंबर 16, 1992 को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू चैलेंज किया गया, जिसका नाम है द फेमस इंदिरा स्वानी केस। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद, गवर्नमेंट ने डेटा जो प्रेजेंट किया उसके बाद, ये जो रिजर्वेशन 27% गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उसको अपहेल्ड किया, उसको सही माना, वैलिड माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग उसमें केवियट लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आंख बंद करके सिर्फ कास्ट के बेसिस पे इस रिजर्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, वरना जो लोग पहले से अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, रिच हैं, वो ही कहीं ऐसा ना हो इस पूरे रिजर्वेशन का फायदा उठा जाएं। और जो वास्तव में गरीब हैं, जिनको इस रिजर्वेशन की सच में जरूरत है, वो लोग इस रिजर्वेशन से अछूते रह जाएं, डिप्राइव्ड रह जाएं, वंचित रह जाएं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिफाइन करिए इंदिरा स्वानी केस के थ्रू, जिसमें एक आप एक्सपर्ट कमिटी बनाइए और वो एक्सपर्ट कमिटी एक क्राइटेरिया डिफाइन करे कि क्रीमी लेयर किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। और उसी के कंप्लायंस में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई जिसके हेड थे जस्टिस RN प्रसाद। उन्होंने बेसिकली क्राइटेरिया डिफाइन किया क्रीमी लेयर का। और सितंबर 8, 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने बेसिकली अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन किया, अलग अलग रैंक, स्टेटस, इनकम के हिसाब से, कि ये लोग या जिनकी इतनी इनकम है या इन पोजीशंस पे जो लोग काम करते हैं, उनके बेसिकली चिल्ड्रन, उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं और वो इस ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा
नहीं उठा सकते। और ये जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया उसमें कहा गया कि ऐसे पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, उनकी इनकम अगर 8 लाख या 8 लाख पर ईयर से ज्यादा होती है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। मतलब आप इस रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ओबीसी सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनके बेसिकली बच्चे वो इनकम के बजाय रैंक के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि इनकम आपकी कुछ भी हो, लेकिन आप अगर इन पोजीशंस पे हैं तो आप क्रीमी लेयर का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं, मान लीजिए एमपी हैं, एमएलए हैं, गवर्नर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट ग्रुप ए में डायरेक्टली रिक्रूट हो, या अगर ग्रुप बी की सर्विसेज हैं तो दोनों पेरेंट अगर ग्रुप बी में होते हैं तो भी आप क्रीमी लेयर में आते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेरेंट 40 इयर्स की एज होने तक वो ग्रुप बी से ग्रुप ए में बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है या बेसिकली प्रमोट हो जाता है, तो वो बच्चा भी क्रीमी लेयर में आएगा। इसी तरीके से डिफेंस फोर्सेस में अगर कोई कर्नल लेवल पे है या कर्नल लेवल से हायर रैंक पे है तो वो सभी उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे। इसी तरीके से नेवी और एयर फोर्स में भी पैरेलल रैंक से इक्विवेलेंट रैंक्स पर इसको डिफाइन किया गया। इसके अलावा और भी कई क्राइटेरिया है, बट मोटे मोटे तौर पे 8 लाख की लिमिट है अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इनकम के बजाय रैंक पोजीशन के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। और डीओपीटी ने यह भी कहा, इसको क्लैरिफाई किया गया 2004 कि जब आप इस इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आप एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी आपका सोर्स होगा, इनकम होगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपके फादर किसान हैं और उनकी रियल सैलरी मान लीजिए 50 लाख है, तो भी आप क्रीमी लेयर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इस क्रीमी लेयर की जो लिमिट है 8 लाख की, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अभी जो मॉनसून सेशन हुआ इसमें 8 या 10 लोकसभा एमपीज ने इस बात को उठाया कि देखिए जो प्रपोजल है कि ये इनकम जो 8 लाख है इसकी वजह से कम लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है। और राज्यसभा में भी वो चाहे एमपीज हो, रूलिंग पार्टी के हों या ऑपोजिशन पार्टीज के हों, इन्होंने अनइक्विवोकली एक साथ इस बात को उठाया कि जो इंदिरा स्वामी की रूलिंग है उसको इंप्लीमेंट पूरी तरह करवाने के लिए इस क्रीमी लेयर की डेफिनेशन का प्रॉपर रिवीजन होते रहना चाहिए। जो इनकम लिमिट है 8 लाख की, जब बेसिकली शुरुआत में 93 में डीओपीटी ने जो इनिशियली डिफाइन की और 2004 में जब इसको क्लैरिफाई कर दिया गया, उसके बाद यह कहा गया कि ये जो डेफिनेशन है इसको हर 3 साल में, एवरी 3 इयर्स में इसको रिवाइज किया जाएगा। इसको देखा जाएगा कि क्या इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसको घटाने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब पहली बार इसको डिफाइन किया गया सितंबर 1993 में, तो ये 1 लाख की लिमिट थी। उसके बाद 1993 से सीधा जो अगला रिवीजन हुआ 2004, मतलब 11 साल के बाद, होना चाहिए था हर 3 साल में। फिर इस 1 लाख को बढ़ा के 2.5 लाख 2.5 लाख कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स में 2008 में फिर रिवीजन हुआ, इसको 4.5 लाख कर दिया गया। 2030 में नेक्स्ट रिवीजन हुआ, इसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया। और सितंबर 13, 2017 जो अभी डेफिनेशन चल रही है, इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया। और 17 के बाद ऑलरेडी जो 3 साल के बाद रिवीजन होना था वो अब ड्यू हो गया है। तो बहुत सारे एमपीज का, जिसमें पार्लियामेंट कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज है, उसने भी इस बात को उठाया कि अब आप इस लिमिट को फिर से एक बार देखें। और इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको गवर्नमेंट ने इन मांगों को फॉरवर्ड कर दिया है कि आप बेसिकली इन मांगों को प्रॉपर्ली एनालाइज करें और आपके सजेशंस गवर्नमेंट को सबमिट करें। कई एमपीज की मांग है कि इस 8 लाख की इनकम को बढ़ा के 15 लाख कर दिया जाए, बट मुझे लगता है कि वो एक आर्बिट्ररी नंबर है। सो लेट्स सी कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो इस बार क्रीमी लेयर के लिए क्या क्राइटेरिया डिफाइन कर दी हैं दोस्तों। तो एक बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर हमने बनाने की कोशिश की है क्रीमी लेयर को समझाने की, क्या उसके क्राइटेरिया रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा है,
क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या उसकी लिमिट्स हैं, क्या उसके पैमाने हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।